नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस टॉक शो की श्रृंखला में। हम मिलते हैं प्रख्यात साहित्यकार, भाषाविद और समाज सेवी पद्म श्री से अलंकृत श्री कैलाश मड़वैया जी से। स्वागत है सर आपका। इन्होंने बुंदेलखंड के साहित्य के ऊपर बहुत कार्य किया है और चूंकि हमारा इंटरव्यू शुरू हो, इस साक्षात्कार से पहले मैं 2 शब्द इनके लिए कहूँगी। वो कहते हैं कि हौसलों की कमान में एक तीर जिंदा रखना, हौसलों की कमान में एक तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ फिर भी जीने की उम्मीद जिंदा रखना। तो ये शब्द जो है मैं सर को समर्पित करती हूँ। कैलाश सर ने जीवन में काफ़ी सार्थक पहल करते हुए काफ़ी साहित्यिक रचनाओं को नया आयाम दिया है। साहित्य की उपलब्धियाँ इनकी इतनी बड़ी हैं कि उन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो चलिए आज उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि पद्मश्री का ये सफ़र इनका कब से और कहाँ तक पहुँचा और इन्होंने अपने जीवन में जो उपलब्धियाँ हासिल की, उन उपलब्धियों के पीछे कैसा संघर्ष रहा। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे जो संबोधन दिया उसके प्रति भी मैं आभारी हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि पद्म अलंकरण इस देश का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण होते हैं और निश्चित रूप से अभी भी पद्म अलंकरणों की बहुत मान्यता है इस देश में, क्योंकि ये बहुत उत्कृष्ट चयन के बाद शायद यह अवसर मिलता है। और हमारे बुंदेलखंड के 6 करोड़ लोगों में जो बुंदेली भाषा बोली जाती है, और मैं आपसे निवेदन कर दूं कि वो एक अंचल या क्षेत्र नहीं है बुंदेलखंड, क्योंकि ये पूरा देश ही लोकांचलों का समुच्चय है जी। और बिना लोकांचलों को समझे हुए देश को समझा ही नहीं जा सकता है। और भारत देश के मध्य में बसा है बुंदेलखंड जी जी। इसलिए भारत का हृदय स्थल है बुंदेलखंड जी जी। और यूं भी बुंदेलखंड का योगदान भारत की आज़ादी में, जी जी। भारतीय साहित्य में, भारतीय संस्कृति में जी जी। अप्रतिम है, जी। अद्भुत है। इसलिए भी बुंदेलखंड केवल 1,84,000 वर्ग किलोमीटर का टुकड़ा नहीं है जमीन का, एक विरासत है इस देश के लिए, प्रेरणा है इस देश के लिए, ना केवल आज़ादी में, ना केवल संस्कृति में, ना केवल साहित्य में, ना केवल प्रकृति में, वरन ऐतिहासिक और भौगोलिक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में बुंदेलखंड का महत्व है जो संसार में भारत का महत्व है। जी, बहुत अच्छा आपने कहा। बुंदेलखंड अपने साहित्यिक परिप्रेक्ष्य और साहित्यिक इतिहास के लिए भी जाना जाता रहा है। हमने बहुत सारी शौर्य की गाथाएं सुनी हैं, रानी झांसी से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें जो बहुत बड़ी विरासत के तौर पे बुंदेलखंड में है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको बुंदेलखंड का गांधी भी कहा जाता है। मैं ज़रा इस पे प्रकाश डालें कि ये उपाधि आपको कब और कैसे मिली। बुंदेलखंड का गांधी आप जाने जाते हैं इस रूप में, कैसे? ये आपकी कृपा है। गांधी जी तो बहुत महान थे। गांधी जी का एक अंश भी यदि हमारे चरित्र में आ जाए या नई पीढ़ी के चरित्र में आ जाए तो यह देश सचमुच भारतवर्ष हो जाए जी। तो गांधी जी तो बहुत महान थे। मैं तो उनकी चरण रज भी नहीं हूँ, लेकिन प्रयास ये है कि महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं, हम उनके चरण चिन्हों पर कुछ आगे बढ़ें। दरअसल में जैसा मैंने बताया और आप भी जानते हैं कि पद्म अलंकरण सर्वोच्च सम्मान होते हैं और मुझे तो यह 75वें वर्ष में मिला है। तो 75 वर्ष में बहुत कुछ पानी बह गया, बहुत कुछ सृजन भी किया, बहुत उतार चढ़ाव भी देखे और मेरा सृजन प्रारंभ हुआ था 1956 से। जी जी। जब मैं विद्यार्थी था और 1958 में जब मैं बानपुर, हमारा जन्मभूमि है बानपुर, ऐतिहासिक स्थल है बानपुर, तो बानपुर में जब मैं 1958 में 8वीं कक्षा का छात्र था और उसके बाद बर्नी कॉलेज ललितपुर उत्तर प्रदेश में पढ़ने आया। जी जी। तो मुझे पहला पुरस्कार मिला था झांसी मंडल का, जो आपने लक्ष्मीबाई के जिक्र किया। जी जी। तो उस समय ललितपुर जिला नहीं था
झांसी जिला था और झांसी संभाग था जी। तो पहला पुरस्कार मुझे मिला था 1958 में, और वो गीत था लैलेओ कलेवा मैं ठाड़ी पिया, लैलेओ कलेवा मैं ठाड़ी पिया, और उस गीत पर पहला पुरस्कार मिला था। दरअसल मैं विद्यार्थी सर, इसका मैं बीच में रोकना चाहूंगी, इसका हिंदी रूपांतरण भी बताएं जो आपने बोला। दरअसल में हमारे हिंदी दर्शकों के लिए ये बुंदेली में गीत है जी। और उसमें एक पंक्ति थी, कौन ने बम बना रॉकेट कौन ने बना, अपने तो रामा है खेता के चना धना, फसलन की जय जय मना लो पिया, बापू की जय जय मना लो पिया, ले लो कलेवा में ठाड़ी पिया। वाह। एक ग्रामीण महिला अपने पति को भोजन लेके उसके खेत पे जाती है। जी जी। किसान हल जोत रहा है तो मेड़ पर खड़े होकर महिला कहती है कि ये कलेवा माने होता है भोजन जी। जिसको कलेवा अपने यहाँ नाश्ते को कहते हैं, लेकिन वो कलेवा पूरा नाश्ता भोजन एक साथ लेके जाती है महिला, और मेड़ से आवाज दे रही है कि ये कलेवा ले लीजिए, मैं आई हूँ आपको कलेवा देने के लिए। पति हल में हल जोत रहा है। तो ये पहली पंक्ति उसका शीर्षक है वो ये है। जी जी। बहुत अच्छा सर, काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं। आपने बुंदेलखंड और वहाँ की लोक संस्कृति के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया। एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से है, चूँकि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, मुझे लगता है आपका बाल्यावस्था भी वहीं बीती है, व्यतीत हुई है। एक ऐसे समय में जब साहित्य को बहुत हासिए का और दोयम दर्जे का माना जाता है, और ये सत्य है कि साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ किया तो जा रहा है, लेकिन बहुत कुछ आना बाकी है। तो इसे बहुत ही एक पेशेवर तरीके से प्रायोजित नहीं किया जा रहा है। तो बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं जो साहित्य के क्षेत्र में या तो आना नहीं चाहते, या फिर उनको लगता है कि ये दोयम दर्जे का वर्क है, काम है, क्योंकि आजकल फेसबुक या साहित्य का ज़माना है। तो आपने इतना बड़ा रचना संसार खड़ा किया है पिछले 70 वर्षों के अवदान में, योगदान में आपकी इतनी महती उपलब्धि रही है साहित्य के लिए। तो आपको कैसे लगा कि साहित्य ही मेरा जीवन है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। दरअसल में हम बापू को जानते थे, लेकिन बापू को मानते नहीं हैं। जी। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि भारत को भारत बनाना है, संपूर्ण प्रगति की रास्ते पे ले जाना है, तो यहाँ के गांवों की तरफ देखना पड़ेगा आपको। जी जी। और गांवों की तरफ लिखना हमने बंद कर दिया। हम शहरवाली हो गए, कंक्रीट सीमेंट और कंक्रीट के जंगलों में रहने लग गए हैं। जी जी। असली जंगल भूल गए हैं, असली वन भूल गए हैं, और यही साहित्य में हो रहा है। जी जी। हम लोक साहित्य को भूलते जाते हैं, उसको दोयम दर्जे की साजिश की जा रही है। जी जी। और यूरोपीय नकल या आधुनिकता की नकल में हम जूठन खा रहे हैं। जी जी। और हम आधुनिक साहित्य के दौड़ में जी। अपने लोक संस्कृति लोक साहित्य को भूल रहे हैं, जी। जबकि लोक कल्याण की भावना लोक साहित्य में ही निहित होती है। जी जी। यदि लोक कल्याण करना है तो लोक साहित्य की तरफ आपको देखना पड़ेगा। जी। और लोक साहित्य आप नहीं देखोगे तो आप अधर में लटक जाओगे। हमारे एक कहावत है, आधी टेंटई आधी बटेर। जी जी। ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। इसलिए आपको अपनी जड़ों से, आपको अपनी धरती से जोड़ना पड़ेगा। अपनी मौलिक संस्कृति, आपको जो संस्कृति है, क्योंकि ग्राम ये तो प्रधान है। जी जी। हमको भोजन कहाँ से मिलता है, हमको शुद्ध वायु कहाँ से मिलती है, हमको प्राण कहाँ से मिलते हैं, वो ग्रामीण अंचल ही है। जी जी। और यदि शहर में भी हम ग्राम को शामिल करें, शहर गांव में ना ले जाएं, जी जी। बल्कि गांव को शहर में ले जाएं, जी जी। तो फिर इस तरह से एक नए सांस्कृतिक प्रवेश का विकास होगा, लोक साहित्य का विकास होगा, लोक संस्कृतियों का उन्नयन होगा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लोक साहित्य और लोक संस्कृति को हम ना भूलें। जी जी। ये हमारे लिए प्राण है। जी, बहुत अच्छा कहा आपने सर। भाषा हमारी अभिव्यक्ति की सबसे सशक्त माध्यम होता है, और जब तक हम लोक भाषा से नहीं जुड़ेंगे अपनी मिट्टी को समझ नहीं पाएंगे और उसकी गंध हम तक नहीं पहुंच पाएगी। एक सवाल और है सर, पूछना चाहूँगी कि चूँकि वर्तमान समय में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, चारों ओर भूमंडलीकरण की स्थिति बनी हुई है और लोग विकासवाद की बात कर रहे हैं, ऐसे में विदेशी भाषाओं का चलन बढ़ा है, विदेशी भाषाएं सीखने का लालित्य बढ़ा है बच्चों में भी, और तमाम क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारें भी इसको बढ़ावा दे रही हैं। तो विदेशी भाषाओं के इस दौर में आपने बुंदेली को आगे बढ़ाया, उसमें साहित्य का सृजन किया,
और काफ़ी कुछ कर भी रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में विदेशी भाषाओं का जहाँ चलन है वहाँ एक ठेठ बुंदेली लोक भाषा टिक पाएगी? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है और मैं उसके बारे में आपको स्पष्ट कर दूं कि लोक भाषाएं हमारी जड़ें हैं। किसी भी वट वृक्ष को लहलहाने के लिए, बहुत बड़ा विशाल रूप लेने के लिए जड़ें आवश्यक होती हैं। तो जड़ों से जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि आप यदि पाश्चात्य की नकल करेंगे, भाषाएं सीखना बुरा नहीं है, जितनी भाषाएं आपको आए वो इतनी अच्छा है। मैं भी विश्व के अनेक देशों में गया हूँ और आपको बताऊँ, जैसे जापान में था, मैं भारतीय संसदीय के साथ में गया था, तो जापान या चीन या अन्य अनेक देशों में वहाँ की अपनी संस्कृति, वहाँ की उनकी अपनी भाषा है। तो हमारी जो भाषा है वो निश्चित रूप से हिंदी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा होनी ही चाहिए। इस देश में एक भाषा हिंदी होनी ही चाहिए, लेकिन हिंदी को भी आवश्यक है कि वो जड़ों से, जहाँ से वो निकली है, हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है देश की लोक भाषाओं से, बुंदेली, ब्रिज, अवधी, क्योंकि जो खड़ी बोली पश्चिमी शौरसेनी थी, पश्चिमी शौरसेनी से निकली थी खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू और ब्रिज, और खड़ी बोली से हिंदी निकली है। तो दरअसल में हिंदी भी उन्हीं लोक भाषाओं से निकली है। खड़ी बोली, ब्रिज, बांगरू, अवधी, इन भाषाओं निकली है। आज भी हिंदी को, हिंदी की शब्द संपदा है वो इन लोक भाषाओं से ही संपन्न होती है। और ये लोक भाषाओं के शब्दों को आप नकारेंगे तो यूरोप की नकल करेंगे, पश्चिमी देशों की नकल करेंगे, फिर वो लोक से नहीं जुड़ेगी, फिर वो लोक से नहीं जुड़ेगी, ऊपर ऊपर की बातें करेगी। क्योंकि हम जब अर्थ प्रदान हो जाते हैं, अर्थ का महत्व है, ऐसा नहीं कि पैसे का महत्व नहीं होता है, लेकिन केवल अर्थ प्रदान हो जाएंगे तो बड़ी शुष्कता आ जाएगी जीवन में। और अर्थ जुड़े लेकिन संस्कारों के साथ। महात्मा गांधी यही तो कहते थे, और ये आवश्यक भी है। हम बहुत ऊंचाई पर जाएं लेकिन जमीन तो ना छोड़ें। हम बहुत विकसित हों, वैश्वीकरण करें, विश्व हम में आए, हम विश्व में जाएं, लेकिन हम जड़ों से जरूर जुड़े रहें, क्योंकि जड़ों से जुड़ेंगे तो भी हम वैश्वीकरण का लाभ ले पाएंगे। और ऊपर रहेंगे तो ऊपर रह करके आप अपनी जड़ें खो देंगे, अपनी पहचान खो देंगे, और आपके संस्कार हैं वो खराब हो जाएंगे। फिर आप ना माँ बाप की इज्जत करेंगे, ना बड़े बूढ़ों की इज्जत करेंगे, ना अपने बच्चों से प्यार करेंगे। ये सारी संस्कृतियाँ, ये सारे संस्कार आपके खो जाएंगे। इसलिए जड़ों से जुड़े रहें, वैश्वीकरण का लाभ उठाएं और जितना ऊंचे जाएं। अब देखिए, आपने कहा मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ, मेरा जन्म स्थान बानपुर है, लेकिन जितना मैं प्यार आपके दिल्ली को करता हूँ, जितना मैं प्यार अमेरिका के न्यूयॉर्क को करता हूँ, विश्व के अनेक देशों को करता हूँ, उससे अधिक प्यारा मेरा अपना गांव बानपुर मुझे है। आज भी जब मैं चुक जाता हूँ तो गांव जाता हूँ, और बानपुर से जो नई ऊर्जा मिलती है उसको मैं पूरे वैश्वीकरण में बांटता हूँ, पूरे देश में बांटता हूँ। और वही ऊर्जा है, वही संस्कार है हमें जो हमारे ग्रामीण परिवेश से मिलते हैं, हमारे बाल संस्कार से मिलते हैं। इसलिए मित्रों, सबको अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए, वैश्वीकरण का लाभ लेना चाहिए। आप वट वृक्ष लहलाएं, खूब फलें फूलें, भगवान करें, लेकिन आप जड़ों से जुड़े रहें, अपने संस्कारों से जुड़े रहें, मनुष्य केंद्र में हो, मनुष्य को ना भूलें। गांधी जी कहते थे कि निचले तबका का लाभ ना हो तो ऐसा कोई कानून भारत में नहीं बनना चाहिए। भारत में कोई ऐसे काम नहीं होना चाहिए जो निचले तबकों को आपकी दृष्टि में ना हो। जी, बिल्कुल, एकदम ठीक कहा आपने सर। एक प्रश्न और है जिसके बारे में मैं बहुत समय से सोच रही थी। कहते हैं साहित्य स्वांतः सुखाय के लिए होता है। कई बार साहित्य की रचना जो है स्वतः के सुख के लिए या अपनी सहज अनुभूति आनंद के लिए की जाती है। क्या आपने इतना कुछ साहित्य को दिया है, आपके साहित्य पर अनुसंधान कार्य या फिर कोई ग्रंथावली इत्यादि अगर प्रकाशित हुई है तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें संक्षिप्त। देखिए, स्वांतः सुखाय तो होता है, लेकिन स्वांतः सुखाय साहित्य का परिभाषा ही होती है समाज के हित में जो किया जाए। तो आप स्वांतः सुखाय लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा सृजन करेंगे, क्योंकि आपको जो आनंद देगा वही तो आप काम में रुचि लगेगी आपकी। इसलिए स्वांतः सुखाय तो होता है, लेकिन समाज के हित में होना चाहिए। और समाज का हित जिससे सधे,
सबका हित जिससे सधे वही स्वांता सुखाय भी होना चाहिए। हम सब में है, सब हम में है। सर, जब आप बाल्यकाल में होंगे, एक वक्त था रेणु का दौर था, एक वक्त था प्रेमचंद का दौर था। फणीश्वरनाथ रेणु प्रेमचंद को हमने पढ़ा है। वो एक दौर था जब ग्रामीण और आंचलिक चीज़ें साहित्य ज़्यादा लिखी जाती थी और ग्रामीण समस्याओं को साहित्य के माध्यम से उकेरा जाता था। यानी साहित्य उस वक्त दर्पण था जो समाज की चित्तवृत्तियों को, उनकी समस्याओं को, उनकी कठिनाइयों को साहित्य के माध्यम से लाता था। लेकिन आज का साहित्य इन तमाम चीज़ों से दूर है। आज के जो वर्तमान मौजूदा लेखक हैं, उन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर बहुत कम कलम चलाया है। और मुझे जहाँ तक याद है तो हाल के कुछ वर्षों में मुझे कुछ ऐसे ख़ास नाम याद नहीं आ रहे हैं, ऐसे लेखक जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि पे अपनी कलम चलाई हो या कुछ खास उन्होंने लिखा हो। इस पे क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न ही आपका उत्तर है। मुंशी प्रेमचंद ग्रामीण परिवेश से जुड़े थे, इसलिए मुंशी प्रेमचंद की टक्कर का आज भी कोई सर, मेरा सवाल ये था कि आज का जो युवा है, आज की जो युवा पीढ़ी है, लेखक वर्ग है, वो क्यों कट गया है उस समाज से, उस पृष्ठभूमि से? क्यों उसका जुड़ाव नहीं बन पा रहा है? वो इसलिए कि हम जो वरिष्ठ लोग हैं, हमने उन्हें संस्कार नहीं दिए हैं और पाश्चात्य की नकल में अर्थ प्रधान हो गए, सुविधा भोगी हो गए हैं। सारी सुविधाएं चाहिए, भौतिक सुविधा चाहिए, अच्छा बिल्डिंग, अच्छी गाड़ी, अच्छा वेतन, अच्छी चीज़ें चाहिए और उसके पीछे जो श्रम होता है, उसके पीछे जो साधना होती है, उसको भूल जाते हैं। तो ये इसलिए हुआ है कि अर्थ प्रधान हो गए हैं हम। और अर्थ होता काहे के लिए है? अपने अर्थ होता इसलिए कि आप अपने संस्कार में आ रखे हैं, मनुष्य पहले रहे हैं। तो अर्थ प्रधान जब होगा तो ही नकल के में हम अकल नहीं लगाते हैं और अर्थ प्रधान हो गए हैं, इसलिए भौतिकवादी हो गए हैं। और जब भौतिकवादी होंगे, आध्यात्म छूट जाएगा तो हम जीवन का सुख नहीं ले पाएंगे, जीवन दर्शन से कट जाएंगे, संस्कारों से रहित हो जाएंगे। इसलिए मुंशी प्रेमचंद के टक्कर का यदि कोई कथाकार तभी पैदा होगा जब वो जड़ों से जुड़ा होगा। इसलिए आज का साहित्य आप देखिए, पत्रिकाओं में एक तो अच्छी पत्रिकाएं बंदी हो गई हैं। एक जमाना था जो धार्मिक हिंदुस्तान में हम लोग लिखते थे तो पूरे देश में पढ़े जाते थे। आज कोई पत्रिका हिंदी के पास ऐसी है जिसको पढ़ करके पूरे देश में पढ़ा जाए? बिल्कुल ठीक कहा। तो इसीलिए कि हम कट गए हैं। नई पीढ़ी कविता का पेज आता है, ऐसी पलट देती है। एक तो कविता कोई छापता नहीं है। आप लोग तो बड़े अच्छे लोग कहलाए जो साहित्यकार का साक्षात्कार ले रहे हैं, वरना साहित्यकारों का पूछता कौन है? आप नेताओं के पास जाएंगे, आप फिल्मी एक्टर के पास जाएंगे, तो वो फिल्मी एक्टर और नेता के पास जरूर जाइए, लेकिन वो आपको संस्कार नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो जमीन खुद छोड़ चुके हैं। ऊंचाई पर बहुत फैलाव तो है लेकिन गहराई नहीं है, और जब तक गहराई नहीं होगी तो मुंशी प्रेमचंद पैदा नहीं होगा। इसलिए मुंशी प्रेमचंद तभी पैदा होगा और आपके साहित्य को तभी पढ़ा जाएगा। आप देखिए, हमने भारत की अनेक बड़े मंचों से रचनाएं पढ़ी हैं और मेरी रचनाएं वही लोगों ने सराही हैं जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हैं। जो नकल में आधुनिक कविता या आधुनिक दौर में जो लिखा जा रहा है तो पूर्णतया शुष्क। इसीलिए नई पीढ़ी कट गई साहित्य से, नई पीढ़ी को रसी नहीं आता है। जब तक ग्रामीण परिवेश से जड़ों से जुड़े, संस्कारों से जुड़े साहित्य सृजन नहीं किया जाएगा, लोकहित में नहीं किया जाएगा, तो नई पीढ़ी कटेगी ही। अर्थ प्रधान हो गई है नई पीढ़ी। उसका मूल कारण ये है कि हम भौतिकवाद में आगे बढ़ गए हैं और अध्यात्म छोड़ दिया हमने। साहित्य के क्षेत्र में काम तो काफ़ी कुछ किया जा रहा है, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आज की युवा पीढ़ी जो साहित्य सृजन में किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे रही है, विशेष तौर पे बुंदेलखंड के जो युवा हैं या स्त्रियां हैं या पुरुष हैं जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, उनके लिए बेशक अकादमिक तौर पे या फिर गैर अकादमिक तौर पे स्थानीय या सरकारी सहायता ना मिल पा रही हो, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप उन्हें आगे लाने के लिए क्या योजनाएं आपने कुछ बनाई हैं या उन्हें कैसे आप आगे प्रेरित करेंगे आने के लिए साहित्य क्षेत्र में? देखिए, मैं अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद का अध्यक्ष हूँ और पिछले अनेक दशकों से बुंदेली साहित्य और हिंदी पर काम कर रहा हूँ। हमने नई पीढ़ी को हमेशा यही कहा है कि आप अत्याधुनिक साहित्य पढ़िए और उसके साथ
आप अपने जहाँ से आप निकले हैं उन संस्कारों को जानने के लिए आपको अपनी संस्कृति जानना चाहिए, और संस्कृति जानने के लिए उस अंचल की भाषा ही उसकी वाहक होती है। जी। आप देखिए कि इस देश में हिंदी की कोई संस्कृति वाला क्षेत्र है क्या? आप बताइए। ऐसा कुछ जान नहीं पड़ता। या तो बुंदेली संस्कृति है, जी जी। या तमिल है, या तेलुगु है, या पंजाबी है, हरियाणवी है, या कन्नड़ है। तो ये संस्कृतियाँ मिलकर के ही हिंदी प्रदेश की संस्कृति बना रही हैं। तो वो तभी बनेगी जब ये आंचलिक लोक साहित्य को हम साथ लेके चलेंगे और लोक सर्जना करेंगे। इसीलिए आप देखिए कि हमको लोक को साथ, लोक माने व्यापक प्रवेश को, और इन संस्कृतियों को समावेश करके लगेंगे तो हिंदुस्तान की संस्कृति का समग्र तैयार होगा। और जहाँ जहाँ हम लोग, आपको मालूम है कि अनेक हिंदी के उद्भव होने के बाद कम से कम अनेक वर्षों तक ये माना जाता था कि कविता का आनंद तो लोक में ही है, लोक भाषाओं में ही है। हिंदी में अच्छी कविता लिखी नहीं जा सकती है। ये अलग बात है कि हिंदी में बहुत अच्छा काव्य लिखा जा रहा है, हिंदी बहुत ऊंचाई पे पहुंच गई है, हिंदी हर क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर है, हिंदी बहुत समृद्ध हो रही है, हिंदी विश्व की गिनी चुनी बड़ी भाषाओं में एक है। लेकिन पढ़ी तभी जाएगी जो वह लोक से अपनी खुराक लेगी, जब वो अपनी जमीन से खुराक लेगी। इसलिए हम ऊंचाई पर जाएं, लेकिन अपने संस्कारों को साथ लेके चलें। जी। कैलाश जी ने 50 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं जो हिंदी में हैं और सद्य प्रकाशित भी हैं कई किताबें, कुछ ग्रंथावली भी है और कई विश्वविद्यालयों में शोध कार्य भी चल रहा है इनकी पुस्तकों पे। देखिए, आपको निवेदन कर रहे हैं, जीवाई विश्वविद्यालय ग्वालियर जी में कैलाश मड़वैया एक साहित्यिक अनुशीलन, एक कदीर खान हैं, डॉक्टर कदीर खान छोड़ा के दिया के, उन्होंने मेरे ऊपर शोध किया था और वो ग्रंथ प्रकाशित भी हो गया उत्तर प्रदेश में कानपुर से। और इसके बाद लघु शोध मेरे ऊपर कई हो रहे हैं, और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भी, सागर विश्वविद्यालय में भी, अन्य जगह पर हो रहे हैं। ये अलग बात है, लेकिन शोध होने से यदि जनोपयोगी हो वो शोध, जनता से जुड़े, जनता के हित में वो शोध हो, तो उसका महत्व अपना हो। आजकल शोध की स्थिति भी बहुत ठीक कुछ नहीं है, ठीक बात है, ठीक और उस पे काफ़ी कुछ किए जाने की भी आवश्यकता है। और मैं चाहती हूँ कि साहित्य को, जिस साहित्य में आपने अपनी इतनी बड़ी उपलब्धियाँ आपने हासिल की, उस साहित्य को आमजन से कैसे जोड़ा जाए और अपनी नई पीढ़ी से कैसे जोड़ा जाए कि उसको वो इस पेशेवर तरीके से अपनाए, ताकि उसके लिए साहित्य सिर्फ स्वांतः सुखाए ना बन के रह जाए, बल्कि एक जरिया भी हो। आपको एक अंग्रेजी कवि की, बड़े कवि की कहावत याद है कि कविता आपको रोटी नहीं देगी। जी जी बिल्कुल। लेकिन रोटी खाने का सलीका आपको कविता ही देगी। जी। तो ये कविता और ये कलाएं हैं जो आपको भौतिक लाभ भले ना पहुंचाएं, लेकिन उस भौतिक लाभ को पाने के लिए वो संस्कार, वो सलीका, वो साहस, वो आपको साहित्य देता है जी। और कलाएं ही देती है जी। जिसके जीवन में कलाएं नहीं है, साहित्य नहीं है, वो शून्य है जी। वो शुष्क है। इसलिए साहित्य और संगीत, कलाएं, इन सबको अपना महत्व है जीवन में, और इन्हीं से मनुष्य बनता है, वरना तो हाड़ मांस का ढांचा है जी। सर, आपको बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, सम्मान भी मिल चुका है। शांति देवी पुरस्कार से लेकर साहित्य अकादमी ने भी आपको कई अवार्ड दिए हैं, और अब तो अंततः आपको पद्मश्री भी है, सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो आपके लिए पुरस्कार के मायने, मैं जानना चाहूँगी आपके दृष्टिकोण में पुरस्कार के मायने क्या है? क्या इससे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं? निश्चित रूप से पुरस्कार का अर्थ ही होता है प्रोत्साहन। जी जी। इसलिए प्रोत्साहन जब हमको अल्प वय में मिलता है, युवावस्था में मिलता है, प्रौढ़ावस्था में मिलता है, तो और प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन जब हमारी उम्र में मिलता है, उम्र के इस पड़ाव पर कोई पुरस्कार मिलता है, पुरस्कार मैंने प्रेम, आपका सम्मान दे रहे हैं आपने, तो इस उम्र पर जब कोई पुरस्कार मिलता है और वो भी पद्म अलंकरण मिल जाए, तो हमारी चेतना जागृत होती है कि हमारा दायित्व बढ़ गया है, हमें और कुछ ऐसा शाश्वत साहित्य देश को देना चाहिए जो इस भारत को भारत बनाने में सफल हो, और भारत को भारत बनाने में सफल हो। वहाँ में हम राष्ट्रपति जी ने जब मुझे पुरस्कार दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे बधाई देने आए, तो मैंने तभी उन्हें बधाई दी, तो मैंने यही निवेदन किया था
कि आपने हमारा दायित्व और बढ़ा दिया है। हमें ये काम ऐसा कुछ करना चाहिए, माँ वाणी को ऐसा अर्घ समर्पित करें जो इस देश में शाश्वत हो जी, और पीढ़ियों से प्रेरित हो सकें। यदि पीढ़ियां प्रेरित हों साहित्य से, और आप नए लोग, सारे नेता लोग, राजनीतिक लोग, साहित्यिक लोग सब प्रेरित हो सकें, ऐसा साहित्य हम दे सकें, हमारी माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है। भारत भारती से हमारी प्रार्थना है कि हमको कुछ ऐसी कलम में ताकत दे कि जिस इस पुरस्कार तक पहुंचाए, उस पुरस्कार को निर्वाह कर सकें और अधिक कुछ दे सकें कि लोग कहें कि भारत का पद्म अलंकृत साहित्यकार ऐसा दे रहा है, ऐसा कर रहा है, ये निर्माण कर सके इस भारत का। ये हमारी आकांक्षा है, यही हमारी कामना भी है और यह हमारे प्रयास भी है। मैं आग्रह करूंगी सर से कि वो अपनी किसी एक रचना को रखें, हिंदी में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हिंदी पट्टी के लोग भी, और चूँकि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हमारे देश में, तो हिंदी में रखें। तो मैं आग्रह करूंगी कि कुछ पंक्तियाँ वो रखें। आप हिंदी में सुनना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हिंदी तो हमारी जननी है, राष्ट्रभाषा होने की दिशा में है और राजभाषा तो है ही है, और हिंदी को समर्थ बनाना हमारा दायित्व भी है। इसलिए आपको लीजिए हिंदी में एक चित्र दे रहा हूँ। देखिए कविता के कोण देखिएगा, रंग फागुन का चित्र है जी जी। रंग विरंगे हरे गुलाबी, चटकीले भड़कीले जैसे शोक शराबी, झूम झूम जाते शाखों पर, मन को झुमा झुमा जाते हैं, ऐसे बोराए आमों पर बोर नशीले। क्या बात है। ये सारा चित्र बोरों के लिए है, आम की बोरों के लिए, कि रंग बिरंगे हरे गुलाबी, चटकीले भड़कीले जैसे शोक शराबी, झूम झूम जाते शाखों पर, मन को झुमा झुमा जाते हैं, ऐसे बोराए आमों पर बोर नशीले, निश दिवा प्रभाती संध्या बेला, गा गंधा के गीत गूंजते, तन मन रिझा रिझा जाते हैं, ये फागुन की फैर फैर मधोश बजारे, छू जाती मन मंदिर की संयमित ऋचाएं, जहर घोल जाती प्राणों में धवल चांदनी, संभव हो मजबूर करें कोई गुनाह निर्दोष निगाहें। वाह क्या बात। कब तक प्यासे प्राणों को भला रखें बंदी, टेसू का चटका रंग संदेशा लाया है, बोलो अधरों पर कब तक उंगली धरे रहें, द्वारे जब लेकर मधु बसंत फागुन का मौसम आया है। वाह वाह, शानदार, अद्भुत। मुझे लगता है जितने भी तमाम सुधीजन हैं और हमारे श्रोता हैं, हमारे पाठकगण हैं, आज वो उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया होगा इतनी लंबी और इतनी अच्छी कविता सुनकर, जो सर की स्वरचित कविता थी। बहुत बहुत आभार सर, और आपने हमें वक्त दिया इसके लिए बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बातचीत में शामिल थे पद्मश्री अलंकृत श्री कैलाश मड़वैया जी। मैं आपके लिए 2 शब्द ही कहूँगी। आज बातचीत बहुत अच्छी रही। इन्होंने अपनी उपलब्धियों को न केवल साझा किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें साहित्य से जोड़ने का प्रयास किया। साहित्य लोकहित में और लोक संस्कार में कैसे लोक उपयोगी बने, इसके लिए भी उन्होंने अपनी बात रखी। इनके लिए मेरे मन में सिर्फ 2 शब्द आ रहे हैं, इजाज़त हो तो बोल दूं। कहते हैं कि जिनमें अकेले चलने का साहस होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। तो ये बात आपके ऊपर। अच्छा, और मैं आपसे निवेदन कर दूं, अपने श्रोताओं से कहूँगा जी, जीवन है सतत प्रवाह है मित्र, इसमें ना स्थिर कोई चित्र, हाँ लक्ष्य सुनिश्चित कर लें तो हो सकता है चलना पवित्र, हो सकता है चलना पवित्र। इसलिए हर व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य की दिशा में प्रयास करते हुए अग्रसर होना चाहिए। बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके श्रोताओं को, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थे कैलाश मड़वैया जी। वर्ष 2019 का पद्मश्री अलंकार, पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला। हम अभिभूत हैं, समूचा देश इन पे गौरवान्वित है, और हम बुंदेलखंड के लोग भी और तमाम हिंदी भाषी भी, उत्तर पट्टी के लोग भी, जिन्होंने जिस क्षेत्र को इन्होंने काफ़ी कुछ दिया साहित्य के माध्यम से। तो आज की चर्चा बहुत ही सार्थक रही, और हमने इस सार्थक चर्चा में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकाली जिसके माध्यम से हम अपनी श्रोताओं तक पहुंच बना सकें और आने वाली पीढ़ियों को भी इससे जोड़ सकें। तो फिर इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अपनी अगली कड़ी में, और फिर मिलते हैं किसी दूसरी हस्ती से जिसे हाल में ही पद्मश्री दिया गया हो। धन्यवाद।